तो शहरी विकास संबंधित विभागों की समीक्षा हुई और जाहिर तौर पर विभागों की समीक्षा के दौरान ये जानने की कोशिश की गई कि आखिर कैसे इन विभागों में अभी काम चल रहा है, क्या कुछ प्राथमिकता है। सीएम आवास में ये बैठक हुई है जहां पर कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक भी मौजूद रहे। तो शहरी विकास संबंधित विभागों की ये बैठक हुई। और ज्ञानेंद्र तिवारी एक बार फिर से हमारे संवाददाता फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र, जानना चाहेंगे सीएम आवास की बैठक हुई, क्या कुछ निष्कर्ष निकल के सामने आया? ज्ञानेंद्र, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है और ऐसे में जाहिर तौर पर कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक भी वहां पर उपस्थित रहे सीएम आवास पे, क्योंकि ये बैठक हुई और त्रिवेंद्र सिंह रावत जो कि मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इस बैठक को बुलाया। इसमें एक निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश यहां पर की गई और तमाम विभागों की समीक्षा की गई। प्राथमिकता में क्या कुछ काम होगा, किस तरह से उन कामों को निपटाना है और कितने वक्त में वो काम खत्म करना है, इसकी भी यहाँ पर चर्चा हुई। चलिए, एक बार फिर से ज्ञानेंद्र ज्यादा जानकारी देने के लिए फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र, आवाज मिल पा रही है आपको? मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने बताया कि एनजीटी ने जारी आदेशों में प्रत्येक जनपद में पर्यावरण से संबंधित एक समिति गठित की जाएगी और जिन राज्यों में गंगा बहती है उन राज्यों में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक पर्यावरण सेल होगा। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में पर्यावरण सेल का गठन किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि गंगोत्री से ऋषिकेश तक का पानी पीने योग्य है और ऋषिकेश से हरिद्वार से आगे जहां तक राज्य की सीमा है वहां तक का पानी नहाने योग्य है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रयास कर रही है कि हरिद्वार में आयोजित होने वाले कुंभ मेले तक पानी शुद्ध बना रहे। मुख्य सचिव ने बताया कि राज्य में 32 सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बनने थे, जिनमें से 29 बनकर तैयार हो चुके हैं और फंक्शनल हो चुके हैं। आदेश किए थे पहले कि प्रत्येक जो जनपद हैं वहां पर एक कमेटी होगी इन्वायरमेंट रिलेटेड, और जो गंगा जहाँ बहती है स्टेट्स में खासतौर पे मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक पर्यावरण सेल यहाँ गठित हो चुका है कुछ दिनों पहले। और अभी जहाँ तक गंगा में जो वाटर क्वालिटी की स्थिति है कि ऋषिकेश तक का पानी जो है वो गंगोत्री से ऋषिकेश तक का पानी ये पीने लायक है और ऋषिकेश से हरिद्वार के आगे तक जहाँ तक राज्य की सीमा है वहां का पानी नहाने लायक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण के दूसरे चरण के लिए भारतीय वायुसेना की मालवाहक चिनूक हेलीकॉप्टर द्वारा गौचर में भारी मशीनों को धाम में पहुंचाया जा रहा है। 1-2 दिनों में इसके द्वारा जेसीबी मशीन, ट्रक और ट्रैक्टर के पार्ट सहित 10 टन से ज्यादा भारी मशीनें गौचर हवाई पट्टी से केदारनाथ पहुंचाई गई है। बता दें कि गौचर हवाई पट्टी से वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर द्वारा मशीनों की सप्लाई 30 अक्टूबर यानी कि आज तक जारी रहेगी। वहां से चिनूक हेलीकॉप्टर के माध्यम से केदारनाथ पुनर्निर्माण के कार्यों हेतु ट्रैक्टर्स, ट्रक्स, जेसीबी आदि के पार्ट्स और ट्रैक्टर्स आदि ले जाए जा रहे हैं, जिससे कि केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों में काफी तेजी आने की संभावना है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण के लिए भारतीय वायुसेना के मालवाहक का चिनूक हेलीकॉप्टर द्वारा गोचर से भारी मशीनों को धाम में पहुंचाया जा रहा है।
तो एक दो दिनों में इसके द्वारा जेसीबी मशीन, ट्रक और ट्रैक्टर के पार्ट्स भी पहुंचाए जाएंगे। इसके साथ ही 10 टन और अधिक मशीनें गौचर हवाई पट्टी से केदारनाथ पहुंचाई जाएगी। चमोली से ज्यादा जानकारी देने के लिए संदीप हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संदीप, आपसे जानना चाहेंगे, तमाम जो सामान है वो पहुंचाने का सिलसिला लगातार जारी है, क्या कुछ ताजा अपडेट मिल पा रहे हैं आपको? हाँ जी बता दें, केदारनाथ में प्रधानमंत्री के 3 प्रोजेक्ट पर जो है लगातार युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। पुनर्निर्माण के कार्य वहाँ पे हो रहे हैं। आजकल जो है गौचर हवाई पट्टी से केदारनाथ के लिए जो है मशीनें, ट्रक और ट्रैक्टर के पास जो है केदारनाथ धाम पहुंचाए जा रहे हैं। जो वायुसेना का तो जो मालवाहक वाहन है चिनूक, उसके माध्यम से जो है लगातार केदारनाथ धाम में जो है मशीनें पहुंचाई जा रही हैं। आपको बता दें, नवंबर के द्वितीय सप्ताह से जो है द्वितीय चरण के विकास कार्य केदारनाथ धाम में होने हैं, जिसके लिए जो है लगातार वहाँ पे जो है सामग्री पहुंचाई जा रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका संदीप, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अगर आप डायलिसिस करने के लिए अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं तो आपके लिए राहत की खबर है। दून अस्पताल में जल्द ही 10 डायलिसिस यूनिट मशीनों के लिए लगाई जा रही है और ऐसे में बताया भी जा रहा है, जिसको कार्य तेजी से किया जा रहा है। NHRM को और दी जा रही ये NHRM की तरफ से दी जा रही है 10 मशीनों के लिए दून मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य आशुतोष सियाना ने जगह भी उपलब्ध करा दी है। आपको यहाँ ये भी बता दें कि इससे पहले दून अस्पताल में सिर्फ 3 डायलिसिस यूनिट थी, जिसके कारण मरीजों को बाहर रेफर करना पड़ रहा था। देखिए, डायलिसिस यूनिट दून अस्पताल में करीब 2005 से चल रही है और इसकी शुरुआत भी मैंने की थी। हमारे पास उस समय 1-2 मशीन थी, अभी मशीन हमारे पास 3 मशीन है जो कि वर्किंग कंडीशन में है। लेकिन हमारे पेशेंट्स की जो नंबर हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो इसलिए हम लोग को पेशेंट को रेफ़र करना पड़ा था बाहर। तो उस चक्कर में उसी वजह से हमने डिमांड की थी कि हमें 10 मशीन, मतलब कुछ मशीनें मिल जाएँ। तो NHM के थ्रू हमें 10 मशीन मिल रही हैं, नई मशीनें मिल रही हैं। तो उन 10 मशीनों के लिए हमारे को एक स्पेस की ज़रूरत भी थी, तो वो स्पेस हमारे को प्रिंसिपल साहब ने प्रोवाइड करवा दी है। तो उस पर अभी काम चल रहा है मॉडिफिकेशन का। उसके मेरे को लगता है विदिन अ वीक ये सारा काम हो जाएगा, हमारी नई मशीन इंस्टॉल हो जाएंगी। रुद्रप्रयाग के विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल देवरियाताल के अंचल में बसे सारी गांव में भगवती नंदा के आगमन पर पौराणिक बगड़वाल नृत्य मुख्य आकर्षण का केंद्र बना रहा। दरअसल जबकि पौराणिक जागरों के माध्यम से देर सायं तक भगवती नंदा की महिमा का गुणगान किया गया, जिसमें ग्रामीणों और ध्यानियों ने बढ़ चढ़कर भगवती नंदा का आशीर्वाद दिया। शुक्रवार को भगवती नंदा सारी गांव से विदा होकर अपने पूजा स्थल मक्को गांव में क्षेत्र के खुशहाली और जगत कल्याण के लिए तपस्यारत हो जाएंगे। दरअसल आज ब्रह्म बेला पर पुजारी रामचंद्र भट्ट ने पंचांग पूजन के तहत सभी देवी देवताओं का आह्वान किया। कल मां भगवती नंदा डेरा गांव से हमारे गांव सारी में पधारी है और रात के 9 बजे पूरे गांव के लोगों की ओर से, पूरे जो इतने लोग हैं यहाँ पर, उन लोगों की ओर से देवी का जो है वो भव्य रूप से स्वागत किया गया। और सर्वप्रथम यहाँ पर पहले वो जो है वो अर्घ लगा दिया गया और उसके बाद जो है वो श्रृंगार कर दिया गया देवी जी का। और श्रृंगार करने के पश्चात फिर पूरे रात भर और पूरे एक दिन का जो है वो देवी का जो जागरण होता है, नंदा राज जात का जो जागरण होता है, वो जागरण जो है वो देवी के सामने गाया गया है जागरण के द्वारा। और फिर उसके बाद आज का जो दिन का जो कार्यक्रम था वो था बगड़वाल नृत्य का। और बगड़वाल नृत्य जैसे ही हमारा पूरा होगा, उसके बाद जो देवी का जो डोली है वो डोली जो है पूरे गांव में भ्रमण करेगी और कल सुबह ठीक 11:30 बजे यहाँ से देवी विदा होकर के अपने ससुराल मुक्को में मायके लौट। याद में पुलिस शहीद दिवस मनाया जाएगा और वहीं 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाएगा, जिसको लेकर उत्तराखंड पुलिस ने प्रदेश के अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
जो है इसमें पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। उसके उपलक्ष्य में हमारा जो है और 31 तारीख को जो है हमारा राष्ट्रीय एकता दिवस जो है मनाया जाता है। इसके उपलक्ष्य में क्या होता है, एक हफ्ते का हमारा जो है 21 तारीख से 31 तक जो हमारा एक प्रोग्राम जो है पुलिस के द्वारा जो है पूरे प्रदेश में जो है चलाया जा रहा है। इसमें विभिन्न कार्यक्रम जो है आयोजित करवाए जा रहे हैं। आज इसी उपलक्ष्य में जो है यहाँ पे जो है एक हमारा जो है IRB का जो है 31 PSC का जो है यहाँ पे बैंड आया है, जिसके द्वारा जो है ये शहीद स्थल जो है मसूरी में जो है एक कार्यक्रम जो है आयोजित किया गया है। इसमें बैंड तीर्थ नगरी ऋषिकेश में आज हेल्पिंग हैंड ऋषिकेश समिति ने कोरोना वॉरियर सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल, कृषि मंत्री सुबोध उनियाल कार्यक्रम में पहुंचे, जहां पर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के पूर्व उपाध्यक्ष पंकज गुप्ता, नमामि गंगे परियोजना अध्यक्ष कपिल गुप्ता सहित तमाम लोगों ने विधानसभा। और मैं कह सकता हूँ कि इस महामारी में हमारे बहुत से लोगों का बहुत अहम योगदान रहा। ऐसे तमाम उन कोरोना वॉरियर्स का आज यह सम्मान समारोह हेल्पिंग हैंड संस्था द्वारा किया गया। मैं सम्मानित होने वाले तमाम लोगों को बहुत बधाई दे रहा हूँ और हेल्पिंग हैंड को धन्यवाद कर रहा हूँ। निश्चित रूप से इससे बड़ा प्रोत्साहन भी मिलता है और शाबाशी उनको मिलती है, बहुत अच्छा भी लगता है, एक संदेश आता है, प्रेरणा मिलती है। मैं तमाम कोरोना वॉरियर्स को बहुत बधाई दे रहा हूँ और मैं कहना चाहता हूँ कि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है। इनके माध्यम से मैंने अपील की, मैं आपके माध्यम से भी अपील कर रहा हूँ कि सावधानी ही इसका इलाज है। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगा के हमें भी रहना है और साथ में हमें हाथ भी बार बार सैनिटाइज करने हैं। बीमारी की दवाई न हो, उस बीमारी से लड़ने के की देहरादून से एक बार फिर ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां APN के रिपोर्टर को पदाधिकारियों के सामने खुलेआम धमकी दी गई। पूरा मामला कल का है, जब पुलिस लाइन में हमारे संवाददाता कवरेज करने के लिए पहुंचे तो कांग्रेस के एक कार्यकर्ता ने हमारे संवाददाता के साथ न सिर्फ बदसलूकी की बल्कि उन्हें धमकियां भी दी। पूरा मामला देहरादून का है। आप देख सकते हैं किस तरह से APN के संवाददाता के साथ बदसलूकी की जा रही है। कि कवरेज के दौरान ये पूरा घटनाक्रम घटी। दरअसल आप देख सकते हैं कि जब हमारे रिपोर्टर इस घटनाक्रम को कवर करने के लिए वहां पर पहुंचे तो कांग्रेस के कार्यकर्ता बदसलूकी पर उतर आए और आए दिन मीडिया के साथ धक्का मुक्की और बदसलूकी की खबरें आती हैं, धमकियां मिलने की खबरें आती हैं। ये आप देख सकते हैं किस तरह से APN के संवाददाता को धमकाया जा रहा है। पदाधिकारियों के सामने खुलेआम धमकी दी जा रही है। ये पूरा मामला दरअसल कल का है। आपको बता दें कि हमारे संवाददाता पुलिस लाइन में मौजूद थे और कवरेज करने के लिए वहां पर पहुंचे थे, लेकिन कांग्रेस के ये कार्यकर्ता गुंडागर्दी पर उतारू हो गए और किस तरह से ये हमारे संवाददाता को धमकी देने लगे और किस तरह से बदसलूकी करने लगे, धक्का मुक्की करने लगे। ये तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है मीडिया को। आपकी आवाज, जनता की आवाज बनकर हम सामने आते हैं। APN हर तथ्य को पुरजोर तरीके से उठाता है, लेकिन उसके बावजूद देखिए किस तरह से ये कांग्रेस के कार्यकर्ता गुंडागर्दी पे उतारू हो गए। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।